वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर सेकंड से। टॉपिक है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम सृजनात्मकता का अर्थ समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सृजनात्मकता जिसे हम कहेंगे वही अंग्रेजी में क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता है। तो सृजनात्मकता से अभिप्राय होता है रचना संबंधी योग्यता या नवीन उत्पाद की रचना। तो किसी भी रचना से संबंधित जो योग्यता होगी, मतलब आप उस चीज़ में कितने निपुण हैं, या जब आप कोई नई जो है उत्पाद करेंगे, नई रचना का उत्पाद करते हैं, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। मतलब आप कुछ भी नया कर रहे हैं, कुछ भी अलग कर रहे हैं, तो उसे सृजनात्मकता का नाम दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मक स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। विभिन्न विद्वानों ने सृजनात्मकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अपने अपने अलग तरीके से सृजनात्मकता को परिभाषित किया है, और कुछ परिभाषाएं उनमें से हम देखेंगे। जैसे कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो जेम्स ड्रेवर ने बताया, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने ये बताया है कि सृजनात्मकता जो है वो नवीन रचना में, मतलब कोई नई रचना करने में, कुछ नया करने में, या कुछ नया उत्पाद करने में, कोई नई चीज़ को बनाने में होती है। क्रो ने फिर बताया कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो मौलिक परिणाम जो होते हैं उनको दिखाया जिस रूप में जाता है, वो मानसिक क्रिया है सृजनात्मकता। क्रो ने ये डेफिनेशन दी थी। फिर स्किनर ने बताया कि सृजनात्मक चिंतन किस तरह से होता है या इसका क्या अर्थ होता है। तो इसके बारे में स्किनर का कहना था कि व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक या असाधारण हों। तो सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो स्किनर के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, या कोई भी निष्कर्ष नवीन है, या कोई मौलिक है, या अन्वेषणात्मक है, या असाधारण है, तो वो इन सारे रूपों में होना चाहिए। और सृजनात्मक चिंतक वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, और जो सृजनात्मक चिंतक होता है, मतलब कि जो सृजनात्मकता को कर रहा है, उसको जो है नए क्षेत्र की खोज करनी चाहिए, नया निरीक्षण करना चाहिए, नई भविष्यवाणियाँ करनी चाहिए, और नए निष्कर्ष को वह निकालता है, तब उसको सृजनात्मक चिंतक का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती हैं सृजनात्मकता की। तो ये सार्वभौमिक होती है, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य निपुण होती है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी एस्पेक्ट में जरूर सृजनात्मक होता है, उसकी क्रिएटिविटी अलग होती है। देन सेकेंड होता है कि सृजनात्मक योग्यताएं प्रदत्त होती हैं, मतलब ये प्रगति से ही हमको मिलती हैं, प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त की जाती हैं, और प्रशिक्षण या शिक्षा के द्वारा इनका विकास किया जाता है। तो ये योग्यताएं ऑलरेडी हमारे अंदर निपुण होती हैं, बस हमें इनका प्रशिक्षण के थ्रू या शिक्षा के थ्रू इनका विकास करना होता है। देन थर्ड विशेषता आती है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जाता है, और यह आवश्यक नहीं होता है कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति से कई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वह वस्तु पूरी तरह से नई हो, मतलब उसका कोई एक भाग नया हो सकता है, या उसमें कोई एक नया फीचर हो सकता है। ये जरूरी नहीं होता है कि पूरी की पूरी वस्तु नई हो। फिर चौथी विशेषता आती है इसमें कि कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद और संतुष्टि का
शोहरत होती है। सजग को देखता या अनुभव करता है। सजग जो होता है वो ये इस चीज़ को देखता है और अनुभव करता है कि उसे अपने तरीके से प्रकट करता है। तो ये मतलब डिपेंड करता है सजग के ऊपर कि वह किस तरीके से अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। फिर है कि सजग व्यक्ति जो अपने अहम को इस प्रकार प्रकट करता है कि यह मेरी रचना है, यह मेरा विचार है और मैंने इस समस्या को हल किया है। तो ऐसा जो है सजग व्यक्ति करता है जब वो किसी नई चीज़ की खोज कर लेता है, रचना कर लेता है। फिर छठी विशेषता आती है कि सृजनात्मक चिंतन बँधा हुआ चिंतन नहीं होता है। तो ये किसी भी तरह का बँधा हुआ चिंतन नहीं होता है। इसमें अनगिनत विकल्पों और इच्छित कार्यप्रणाली को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। तो इसमें हर एक चीज़ की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फिर है कि सृजनात्मक चिंतन का एक प्रमुख प्रकार होता है। तो चिंतन कितने प्रकार के होते हैं फिर ये देखेंगे। तो कई अर्थों में चिंतन का प्रयोग किया जाता है और सबसे लोकप्रिय अर्थ गिलफर्ड ने दिया था इसका 1967 में। उन्होंने 2 भाग बताए सृजनात्मक चिंतन के। तो गिलफर्ड ने पहला प्रकार बताया था अभिसारी चिंतन और दूसरा इनका प्रकार था अपसरण चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है इसमें, और इस तरह से व्यक्ति में जो चिंतन होता है वो रूढ़िवादी तरीके से होता है। इसका मतलब है कि समस्या संबंधी दी गई सूचनाओं के आधार पर ही उसका संबंध निकाला जाता है, उसका समाधान किया जाता है। और अभिसारी चिंतन में व्यक्ति बहुत आसानी से एक पूर्व निश्चित क्रम में चिंतन कर लेता है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आप चारों दिशाओं में से किसी एक चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। और अपसरण चिंतन दूसरा बताया है गिलफर्ड ने। अपसरण चिंतन का मतलब होता है कि व्यक्ति विभिन्न दिशाओं से, मतलब आप अलग अलग दिशाओं में चिंतन करते हैं पहले। इसमें यही अंतर है कि आप अलग अलग दिशाओं में चिंतन करेंगे, और जबकि अभिसारी चिंतन में आप अलग अलग दिशाओं में नहीं चिंतन करते हैं बल्कि से चिंतन करते हैं। उसमें मतलब आपको हर दिशा से एक क्लू मिलेगा या एक जो है चिंतन का विषय मिल जाता है। जबकि अपसरण चिंतन ब्रॉड होता है और ये जो है बड़े पैमाने पर होता है। इसमें आप अलग अलग दिशाओं में चिंतन करते हैं, तब समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और जब वह विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है तो स्वभावतः वह समस्या के कई सारे संभावित उत्तरों को ढूंढ लेता है और अपनी ओर से कुछ नए और मूल चीज़ों को जोड़ने की उसमें कोशिश करता है। इस तरह से चिंतन की एक और विशेषता होती है जो इसे अभिसारी चिंतन से अलग करती है। तो यह अलग क्यों होता है अभिसारी चिंतन से? क्योंकि अभिसारी चिंतन में व्यक्ति सिर्फ समस्या का समाधान खोज पाता है, लेकिन अपसरण चिंतन जो होता है इसमें विभिन्न दिशाओं में खोजने के कारण व्यक्ति अलग से अपने विचारों को इसमें जो है जोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए यह अभिसारी चिंतन से अलग हो जाता है। तो अपसरण चिंतन ये मतलब चारों दिशाओं में आप जाकर तब उस समस्या का समाधान करेंगे। फिर सृजनात्मकता के तत्व कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं, क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स माने जाते हैं। पहला है प्रवाह जिसको फ्लुएंसी कहा जाता है, दूसरा है लचीलापन जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, तीसरा है मौलिकता जिसको ओरिजिनलिटी कहते हैं, चौथा है विस्तारण जिसको इलोबरेशन कहते हैं। तो ये 4 तत्व हैं सृजनात्मकता के, इसको FFOE के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। पहला है प्रवाह, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि समस्या पर अधिकाधिक विचारों या कितने आप अधिक से अधिक विचारों को वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं
और इन विचारों में जो प्रवाह होगा उसमें 4 भाग होंगे प्रवाह के, जैसे वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, यह सहचर्य प्रवाह। तो ये 3 तरह के प्रवाह हो जाएंगे इसमें। फिर दूसरा एलिमेंट आता है शब्द प्रवाह का लचीलापन, यानी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी जो है सोच में। लचीलापन से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए विकल्पों में लचीलापन होने से है। तो जो समस्या आपको दी गई है उसके विकल्पों में कितना लचीलापन है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अतः व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। मतलब एक व्यक्ति जिस उत्तर को दे रहा है फिर दूसरा व्यक्ति उसी उत्तर को दे रहा है, तो दोनों की सोच में कितना फ़र्क है ये दिखाता है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। फिर तीसरे नंबर पर आता है मौलिकता, जिसको ओरिजिनलिटी कहते हैं। तो मौलिकता से अंतर मतलब होता है कि मौलिकता से व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य या अन्य व्यक्तियों के उत्तरों में भिन्न होने से है। तो ओरिजिनलिटी का मतलब है कि आपके विचार या तो असामान्य हो, आपके उत्तर या तो असामान्य हो, मतलब दूसरों से अलग हों, सामान्य से अलग हों, या फिर अन्य व्यक्ति जो उत्तर दे रहे हैं उससे अलग हों। इसमें यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर प्रचलित उत्तरों में से कितने भिन्न हैं, और मौलिकता मुख्यतः नवीनता से संबंधित होती है। तो मौलिकता का मतलब है ओरिजिनलिटी जो है वो टोटली रिलेट करती है नवीनता से, मतलब कितना इनोवेशन है आपके थॉट्स में। फिर 4th नंबर पे आता है विस्तारण, इसका मतलब होता है इलाबोरेशन। तो विस्तारण से अभिप्राय दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण का मतलब होता है कि जो विचार या जो भाव आपने प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में आप विस्तृत व्याख्या कर सकें, व्यापक उसकी पूर्ति कर सकें और उसका गहन प्रस्तुतिकरण कर सकें, मतलब कि अच्छे से डीपली उसका प्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये विस्तारण का मतलब है। और ये 4 एलिमेंट थे क्रिएटिविटी के, सृजनात्मकता के तत्व हैं प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। अब सृजनात्मकता की क्रिया की बात करेंगे तो सृजनात्मकता की क्रिया काफ़ी जटिल होती है। इसमें 4 चरण आते हैं। पहला चरण होता है आयोजन का, जिसको प्लानिंग कहते हैं। इस अवस्था में समस्या से संबंधित आवश्यकताओं और प्रमाणों को एकत्रित किया जाता है, मतलब आप पहले से तैयारी करेंगे, आयोजन करेंगे, फिर समस्या समाधान से संबंधित उसके पक्ष विपक्ष के बारे में आप प्रमाण एकत्रित करेंगे, और ऐसा करने में वह प्रयत्न व त्रुटि का सहारा लेता है। तो जो सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसका आप सहारा लेंगे जब आप हर एक चीज़ को तैयार करेंगे या एकत्रित कर रहे होते हैं। और आइंस्टीन, राइट्स और न्यूटन जैसे महावैज्ञानिकों ने भी अपने सामने आई समस्या के समाधान में संबंधित तथ्यों तथा प्रमाणों को एकत्रित करके उसकी विस्तृत ज्ञान हासिल किया था। तो आइंस्टाइन, राइट्स और न्यूटन जैसे महावैज्ञानिकों का भी नाम तभी आता है जब उन्होंने अपनी समस्या से संबंधित तथ्यों को, प्रमाणों को एकत्रित किया और उनके विस्तार करके तब उसके ज्ञान को हासिल किया, और उनके आधार पर सृजनात्मक चिंतन किया था उन लोगों ने। इस तरह से प्रत्येक रचनात्मक चिंतन विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर और प्रमाणों से एकत्रित करके तब उनको आयोजित किया जाता है, उसी को आयोजन कहा गया है। दूसरे नंबर पर आता है उद्भवन। तो यह दूसरी अवस्था है, इसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है। तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो सक्रिय नहीं होता है बल्कि निष्क्रिय बढ़ जाता है। थोड़े समय के लिए वह समस्या के बारे में सोचना बंद कर देता है। जब कई तरह से कोशिश करने के बाद भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो इस अवस्था की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाता है कई बार कोशिशों के बाद भी, तो वो जो है
इस अवस्था में आ जाता है, उद्भवन में आ जाता है। तब वह कुछ दिनों के लिए उस काम को छोड़ देता है, उस व्यक्ति जो है चिंतन करना छोड़ देता है, विश्राम पर आ जाता है, मतलब अब उस चीज़ को रहने दो। फिर आता है तीसरे नंबर पर प्रबोधन। तो ये प्रबोधन की क्रिया आती है तीसरे नंबर पे। यह चिंतन की अगली अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को अचानक समस्या का समाधान दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति निष्क्रिय पड़ जाता है तो कुछ टाइम बाद व्यक्ति को अचानक से उस समस्या का समाधान दिखाई देता है। जैसे सिल्वरमैन ने 1978 में बताया कि समाधान के अकस्मात अनुभव को प्रबोधन कहा जाता है। तो समाधान के बाद जो अचानक से अनुभव होता है उसी को प्रबोधन कहा जाता है, जिसमें आप किसी समस्या का समाधान देख पाते हैं। यह अवस्था प्रत्येक सृजनात्मक चिंतन में पाई जाती है। तो हर एक सृजनात्मक चिंतन में इस अवस्था को पाया जाता है, प्रबोधन अवस्था को। फिर चौथी प्रक्रिया आती है प्रमाणीकरण या संबोधन। यह सृजनात्मक चिंतन की चौथी अवस्था होती है और इस अवस्था में प्रबोधन की अवस्था से प्राप्त समाधान का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो आपको हल मिला है, जो समाधान मिला है प्रबोधन की अवस्था से, उसी का मूल्यांकन किया जाएगा प्रमाणीकरण या संबोधन अवस्था में। फिर सृजनात्मक बालक की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सृजनात्मक बालक के व्यवहार में ऐसे गुण और या विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे कि उसका विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होता है। तो जो बालक सृजनात्मक होगा उसके विचार और कार्य में मौलिकता दिखेगी, ओरिजिनलिटी दिखती है। व्यवहार में उसके आवश्यक लचीलापन दिखता है और विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे बच्चों में यह समायोजन में सक्षम होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक होंगे वो समायोजन में सक्षम होंगे और यह एक रास्ता या उबाऊपन की अपेक्षा कठिन या टेढ़े मेढ़े जीवन पाथ पे चलने को पसंद करते हैं। तो जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलेगा, बल्कि इनके रास्ते कठिन होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे और जटिलता और अपूर्णता, असमरूपता के प्रति उनका लगाव होता है। तो जो चीज़ें कठिन होंगी, अपूर्ण होंगी, उन्हीं में उनका ज़्यादा लगाव होता है ताकि वो अपने खुले दिमाग से उसे सोच सकें। और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और उनमें चुस्ती, सजगता और ध्यान एकाग्रता ये सारी प्रचुर मात्रा में होती हैं। अब बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना, बालकों में किस तरह से सृजनात्मकता को विकसित किया जाता है। तो उत्तर देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए बालकों को कि वो अपने स्वतंत्र शब्दों में उत्तर दे सकें और अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। बच्चे को हर एक तरह से अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें और मौलिकता तथा लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो बच्चा ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए इस चीज़ के लिए और उचित अवसर तथा वातावरण प्रदान करना चाहिए बच्चे को डेवलपमेंट के लिए तथा समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपकी कम्युनिटी में जो भी सृजनात्मक साधन हो जो बच्चे के थॉट्स को, उसके मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ावा दे सकें, बौद्धिक विकास को, उन सारे ही साधनों का शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। और छठा है कि सृजनात्मक चिंतन के अवरोधों से बचना चाहिए। तो जो अवरोध आते हैं सृजनात्मक चिंतन में उससे बच्चे को बचाना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है इसमें सृजनात्मकता परीक्षण। तो कैसे सृजनात्मकता के लिए परीक्षण किए गए ये जान लेते हैं। बुद्धि मापन के लिए जिस प्रकार हम बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं वैसे ही सृजनात्मकता को परखने के लिए सृजनात्मक परीक्षणों को प्रयोग किया जाता है। और सृजनात्मक परीक्षण जो होते हैं वो दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है मानकीकृत विदेशी परीक्षण, मतलब जो विदेश में किए गए हैं वो मानकीकृत विदेशी परीक्षण कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला सृजनात्मक परीक्षण आता है
मैनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, जिसको मैनीसोटा सृजनात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। फिर गिलफर्ड का बहुविध चिंतन उपकरण आता है। तो गिलफर्ड ने जो सिद्धांत दिया है बहुविध चिंतन उपकरण, ये भी मानकीकृत विदेशी परीक्षण में आता है। देन थर्ड आता है रिमोट एसोसिएशन परीक्षा। फोर्थ आता है बालक और कार्बन का सृजनात्मक उपकरण। और पाँचवें नंबर पे आता है सृजनात्मक योग्यता का AC परीक्षण। देन लास्ट में आता है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। तो टॉरेंस ने भी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण दिया है, वो भी मानकीकृत विदेशी परीक्षण में आता है। तो ये 6 तरह के मानकीकृत विदेशी परीक्षण थे सृजनात्मक चिंतन के लिए, परीक्षण के लिए। फिर दूसरे नंबर पे कैटेगराइज किया गया है जो भारत में मानकीकृत परीक्षण चलते हैं। तो भारत में 4 तरीके के मानकीकृत परीक्षण हैं सृजनात्मक परीक्षण के लिए, जिसमें सबसे पहला है बकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण चिंतन परीक्षण, जिसको अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में किया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है पासी सृजनात्मक परीक्षण, जिससे सृजनात्मक परीक्षण किया जाता है। तीसरे नंबर पे शर्मा बहुविध उत्पादन योग्यता परीक्षण आता है। और चौथे नंबर पे और लास्ट है सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। तो ये 4 तरह के भारत में मानकीकृत परीक्षण दिए गए सृजनात्मक परीक्षण के लिए, सृजनात्मकता को मापने के लिए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि सृजनात्मकता बहुत सारी योग्यताओं और व्यक्तित्व आदि गुणों का एक जटिल सम्मिश्रण होता है। तो सृजनात्मकता एक तरह से बहुत सारी योग्यताओं और व्यक्तित्व के गुणों का एक जटिल सम्मिश्रण होता है। तो इस तरह से सृजनात्मकता को मापने के लिए भी कई सारे परीक्षण किए गए और उनमें ये 6 जो है मानकीकृत विदेशी परीक्षण थे और 4 भारत में मानकीकृत परीक्षण थे। तो इस तरह से सृजनात्मक परीक्षण भी बताए गए। ये टॉपिक सृजनात्मकता यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।